वेलकम टू योर एक्सलेंट शिक्षा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने 2024 का कोर्स केमिस्ट्री एंड क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर दिया है और आप लोग हमारी वेबसाइट पर अगर सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और सर्च करना है एक्सलेंट शिक्षा और ये हमारी वेबसाइट आपको सबसे पहले शो हो जाएगी। और फिर आप इसको ओपन करके यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था, उसका भी हमने यहाँ पर अपडेट दिया था। अगर आपने अभी तक किसी भाई बहन या किसी दोस्त का रिजल्ट चेक नहीं किया है तो चेक करने के लिए आप इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा क्लास 12th के लिए और एक लिंक मिलेगा आपको क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो आप कोई सा भी रिजल्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। रिजल्ट आप लोगों को बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, ज़्यादा ढूंढने की जरूरत। मैंने बहुत बच्चों का रिजल्ट चेक किया है, लेकिन मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि रिजल्ट में सबसे ज़्यादा 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं और जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें साइंस, मैथ्स एंड केमिस्ट्री का रिजल्ट डाउन रहा है। जबकि जो एग्ज़ाम था वो बहुत अच्छा था, लेकिन इस बार मैं आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से ट्रेंड करूँगा कि आप लोगों का केमिस्ट्री, साइंस और मैथ्स का रिजल्ट डाउन नहीं जाएगा। तो चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी सीरीज जो क्लास 12th केमिस्ट्री की चल रही है उसमें हमने अभी तक विलेन चैप्टर के 6 पार्ट बना लिए हैं और 6 पार्ट आप लोगों को देख लेने भी चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में आकर के आप लोग है ना केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लीजिए यहाँ पर आकर के प्लेलिस्ट में, क्योंकि केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है मैं इसको शुरू से लेकर एंड तक लेकर के जाऊंगा और एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। आज की वीडियो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे और सोल्व करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस सीरीज को जरूर देख लीजिएगा। और बच्चों की कुछ ये भी डिमांड है कि वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है। देखो, अगर आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए वीडियो लेंथी होगी और 30 मिनट या 20+ वीडियो तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल में और भी ज़्यादा जा सकती है क्योंकि न्यूमेरिकल आप लोगों को मालूम है कि ये टफ होते हैं आप लोगों के लिए। अगर आपको इन्हें समझना है, अच्छे से कवर करना है तो आप लोगों को वीडियो शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखना है। ठीक है, अभी चलते हैं। तो मैंने कुछ बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं और वो बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखो, मैं आपको ये अच्छे से क्लियर करके दिखाऊंगा, सोल्व करके दिखाऊंगा। देखो, ये जो है हमारा 7th पार्ट है और इस पार्ट में हम 5 क्वेश्चन ये सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड किए हैं और पिछले लास्ट जो यूपी बोर्ड के पेपर है ना, लास्ट एग्जाम, उनसे मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं और साथ ही ये क्वेश्चन आपको NCERT की बुक में एग्जाम्पल्स या फिर एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप लोग न्यूमेरिकल अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल के लिए आप कौन सी बुक प्रीफर करेंगे, NCERT की। और इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आपकी अंगुलियों पर होने चाहिए और साथ ही ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। ठीक है, मैं आपको हर क्वेश्चन का फॉर्मेट बताऊंगा और एक एक को सोल्व करके आपके सामने दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और 5 क्वेश्चन को मैं आपके सामने सोल्व करके बताता हूं और कैसे आप इनको सोल्व कर पाओगे। चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एथिलीन ग्लाइकोल यानी C2H6O2 के मोल अंश की गणना कीजिए। तो यहां पर आप लोगों का एक चीज आया है, मोल अंश। क्या आया है? मोल अंश। ये बहुत बड़ा दिख रहा है ना, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं और मैं पेन की जो मोटाई है उसको कम कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देखो, अब आ गया हमारे पास मोल अंश। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोल अंश क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। मोल अंश को हम मोल प्रभाज भी कहते हैं और मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। और मैंने जो पढ़ाया था, किस नाम से पढ़ाया था? मोल प्रभाज। ठीक है, क्लियर। और मोल प्रभाज अगर आपको बोला जा रहा है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ऊपर आप जिसकी भी बात कर रहे हो उसके मोल आने चाहिए। ठीक है, अगर ए की बात करें, नंबर ऑफ ए आने चाहिए। अगर नीचे हमारे पास क्या आएगा? टोटल, यानी नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, ये मोल प्रभाज होता है। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए यदि विलयन में
C2H6O2 का 20% द्रव्यमान है। कितना द्रव्यमान है? 20% द्रव्यमान है। तो जब परसेंट की बात हुई है तो परसेंट का मतलब हम 100 पे काउंट करेंगे। तो चलते हैं इसको सोल्व करते हैं। देखो आंसर हमारे पास क्या होगा, सिंपल सी लेकर के चलेंगे। मान लो आपका टोटल विलियन कितना है? 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम। तो जब 100 ग्राम है तो इसमें से उसने 20 ग्राम किसकी बात कर रही है, मतलब 20% का मतलब 20 ग्राम की बात की है। वो हमारे पास क्या है? C2H6O2 है। क्लियर? एथिलीन ग्लाइकोल हमारे पास कितना है? 20 ग्राम है। तो यहां से हमारे पास एक चीज तो क्लियर हो गई कि 20 ग्राम ये है, और जो हमारे पास दूसरा बचा है, दूसरा हमारे पास कौन सा बचा होगा? मैंने आप लोगों को बताया था कि 20% हमारे पास अगर कोई पदार्थ आ जाता है तो उसके बाद हमारे पास क्या बचता है? जल बचता है। वो हमारे पास कितना बचेगा? 80%। कॉन्सेप्टुअल चलेंगे तो हमारे पास ये कितना बचेगा? 80 ग्राम। कितना बचेगा? 80 ग्राम। इसको हम क्या मान के चलेंगे? H2O, जल। तो दोनों चीज पता लग गई हमें। हमें पहले क्या निकालना है? मोल निकालना है। देखो नंबर ऑफ मोल्स, दोनों का मोल निकालना है, ठीक है। उसके बाद मोल पर भाज कैसे निकालेंगे? ऊपर उसके मोल और नीचे हमारे पास टोटल मोल। तो मैं पहले इसके मोल निकाल लेता हूं। देखो इसके मोल कैसे निकालेंगे? मोल निकालने का तरीका होता है उसका भार, नीचे हमारे पास क्या होता है? उसका द्रव्यमान, आंशिक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। तो मैं एक एक करके पहले दोनों का आणविक द्रव्यमान निकाल लेता हूं। C2H6O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 2 कार्बन है, कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। और फिर हाइड्रोजन का कितना होता है? हमारे पास 1 होता है। और फिर ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16। तो 2 गुणा 16 आ जाएगा। तो देखो 12 दूनी 24, 24 से 30, 30 और हमारे पास कितना आ गया? 32। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 62 ग्राम हमारे पास ये आणविक द्रव्यमान आ गया, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ रही है ना मोल निकालने के लिए। तो अगर मैं इसके मोल निकालूं, किसके? नंबर ऑफ मोल्स। इसको थोड़ी देर के लिए मैं ए मान लेता हूं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और इसको हम क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ ए का मान आ जाएगा आपका, ऊपर इसका द्रव्यमान कितना द्रव्यमान है? 20 ग्राम। और नीचे हमारे पास टोटल जो द्रव्यमान हमारे पास इसका कितना है? आणविक द्रव्यमान हमारे पास कितना है? 62 ग्राम। तो ये इसके मोल आ गए हैं। मैं इनको कैलकुलेट करूंगा, तो कैलकुलेट करने के बाद थोड़ा सा आइडिया लगा लो, जैसे कि 6 दूनी 12, 6 × 18, तो 3 के आसपास आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। और देखो 6 × 18 आ जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? फिर से उतना ही बचेगा, यानी कि 6, 2, 2, 3, 0.2 लेकर के चल देते हैं। ये हमने इसका सोल्व कर लिया, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूं H2O का भी हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। H का कितना होगा? 1, हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ऑक्सीजन कितना होगा हमारे पास? 1, यानी मल्टीप्लाई 16। तो 16 2 कितना हो गया? 18। ये हमारे पास 18 ग्राम इसका आ गया। हमें क्या निकालना है? इसके भी हमें मोल निकालने हैं। तो जल के मोल कैसे निकलेंगे? इसको मैं बी माना हूं ना, तो NB। तो देखो इसके कितने बचे? 80 ग्राम तो टोटल ऊपर है, और आणविक द्रव्यमान मतलब 18 नीचे आ जाएगा। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कर लो, 18 चौक 72, तो 4 तो 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास 8 बच जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। तो उसके बाद चलता रहेगा। मैं सिर्फ 2 डिजिट तक कैलकुलेट करूंगा, तो मैं 4.4 इसको ले लेता हूं, ठीक है। तो दोनों चीज क्लियर हो गई। अब वो बोल रहा है कि एथिलीन ग्लाइकोल का, किसका? एथिलीन ग्लाइकोल का क्या निकालना है? एथिलीन ग्लाइकोल का हमें मोल प्रभाज निकालना है, यानी हमें XA निकालना है। तो XA के हमारे पास क्या फॉर्मूला था? XA अगर हमें निकालना है तो नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B, तो यही तो फॉर्मूला था। तो XA का हमारे पास कितना हमारे पास निकल जाएगा? 0.32 ऊपर आ जाएगा, और नीचे 0.32 प्लस 4.44 आ जाएगा। अब मैं जब इसको कैलकुलेट करूंगा, देखो 0.32 तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे देखो इसको 32 मान लो और इसको 4.44 मान लो। तो 44 में 32 अगर ऐड करोगे, देखो 44 में अगर 32 ऐड करोगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 3 हमारे पास कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और ये 4 पॉइंट इतना आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए देखो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कट जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा आपका 32, नीचे हमारे पास आ जाएगा 476। तो कैलकुलेट करने के लिए आप इसको राउंड ऑफ करके कैलकुलेट करना, तो थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा राउंड ऑफ करके। राउंड ऑफ करने के लिए देखो मैं पहले तो क्या कर लेता हूँ, 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगी। अब राउंड ऑफ का मतलब ये 4.7 है, तो आप इसको कितना मान लोगे? आप इसको 5 मान लो, थोड़ा सा और ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी आपको, क्योंकि मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ। तो 5 से जब आप 320 को डिवाइड करेंगे, तो 5 से 300 डिवाइड होगा 5 अंक 30, तो 6 बार तो आपका एक बार कट जाएगा। तो 5 अंक 30 बचा, कितना बचा आपका? 20 बच गया। फिर उसके बाद 20 को आपका कैसे काटोगे? तो 20 मतलब ये करीब करीब कितना बैठ जाएगा? अप्रोक्सीमेट ये आपका काटने के बाद
0 पॉइंट। एक और बात तो एक गड़बड़ है यार। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, ये कैलकुलेशन देखो मैंने जीरो लगाया था ना, तो पहले जीरो के बाद यहाँ पर एक और जीरो लगेगी। देखो पहली जीरो लगाई तो ये जीरो लग गई, तो डिवाइड तो अभी भी नहीं हुआ है, तो क्योंकि एक और जीरो यहाँ पे लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे 0.0 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, और उसके बाद आप इसका आंसर लगभग हमारे पास आ गया। आंसर जो हमारे पास आया वो है 0.6, यानी जीरो यहाँ पर भी आ गया और लगभग 8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा। अगर आप इसको सही तरीके से एक्यूरेट कैलकुलेट करना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और उसको आप पूरा का पूरा काट काट करके देख लेंगे। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक क्वेश्चन तो आपको मैं यहीं पर बना करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो अभी क्या आया था, देखो मेरे पास आया था 320 और 476। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पर देखो मैंने जीरो लगाया, फिर पॉइंट लगाया, तो एक जीरो लग गई। ठीक है, मतलब जीरो यहाँ पर आ गया, 32 था ना ऊपर, तो उसके बाद मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 अंक 30, तो 6 आ गया। 5 अंक 30 में जब डिवाइड कराऊँ तो 20 बच गया। ठीक है, फिर 5 अंक 20, तो 4 बच रहा है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट का कम की वजह से यहाँ पर हम कैलकुलेट करके इसको 8 ले सकते हैं। लेकिन अभी भी आप सोच रहे हो कि ये कैसे आ रहा है, तो इसको आप लोग है ना सही तरीके से तो ऐसे ही डिवाइड करके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 32 लिया, 0 पॉइंट लगाया तो 0 लग गई, फिर 0 लगाया तो फिर यहाँ पे 0 आ गई, तो मैं यहाँ से 6 बार काटूंगा। 6 चंग 36 का 6 का हासिल लग गया आपके कितने 3, 6 सत्ते 42 3 कितना हो गया आपका 5, 45 यानी 4 बच गया आपका। 6 चौक 24 और 4 कितना हो गया आपका 28, तो यहाँ पे मैं कितना बच गया 4 बच गया, और यहाँ पे 4 बच गया, और फिर यहाँ पे एक इधर चला गया था ना, 3 बच गया, और ये आपका हो गया इतना। देखो अब फिर से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जीरो लगाऊंगा, तो अब हमारे पास देखो 4 8 32, तो 0.8 के आसपास आपका आराम से चल जाएगा। 8 से 48 का 8 आ जाएगा, 4 हो गया। 8 सती 56, 56 और 4 60 की जीरो हासिल लग जाएगा 6, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 8 चौक 32, 32 और 6, और सॉरी क्या नाम इसका, देखो कितना हुआ था 8 और 7 56, 6 बच गया था, 8 चौक 32, तो ये लगभग लगभग हमारे पास 0.7 चलना चाहिए था, तो 0.7, तो आंसर हमारे पास यही आएगा 0.067 के आसपास आंसर आ जाएगा। देखो मैं फिर भी बोल रहा हूं आपको, अगर आप 0.6 भी रख दोगे ना तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, हम फॉर्मेट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, फॉर्मेट आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मेट आ गया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ज़बरदस्त सोल्व हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन आपका ये कैलकुलेशन यहाँ से हटा देता हूँ। कैलकुलेशन जो भी आप करोगे ना बुक के साइड में, जो आपकी नोटबुक होती है ना, जब बोर्ड में आप कैलकुलेशन करोगे तो उसके साइड में आप उसको वहीं पर सोल्व करके दिखाओगे। तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमारा पार्ट था ना इधर का, क्योंकि ये हमने इधर थोड़ा सा ले लिया था, तो इसको हम इधर से खिसका करके यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया। आपको फॉर्मेट आना चाहिए, और फॉर्मेट अगर आपको आ गया तो समझो आपका क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। फॉर्मेट क्या था, हमने पहले क्या निकाला भाई, मोल निकाले दोनों के। एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमने पहले क्या निकाले, मोल निकाले, नंबर ओ पे नंबर ओ बी। मोल के लिए मैं आणविक द्रव्यमान, और ये आपको फिर बता रहा हूं मैं, ये क्या है आणविक द्रव्यमान है। आणविक द्रव्यमान मतलब फॉर्म सूत्र द्रव्यमान से निकल रहा है। ठीक है, सूत्र से निकल रहा है। और ये आपको कैसे पता लगेगा भाई, कार्बन का कितना होता है ये आपको याद करना पड़ेगा, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16। तो ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने मैं तो मानता हूं कि आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प के लिए रेडी हैं और आपको अच्छे से कवर करवाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलयन में घुला हुआ हो। देखो अब ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है और आपको दिमाग में आना चाहिए। मैं पहले तो वही लेकर के चलता हूं, आपको क्या आना चाहिए दिमाग में। तो पहले तो इस पेन को भी छोटा कर लेते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो जैसे मोलरता आया है, तो मोलरता का सूत्र आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है मोलरता का, इसको हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ऊपर हमारे पास मोल, नीचे हमारे पास आयतन, किस चीज में, लीटर में। किस चीज में, लीटर में। तो मोल प्रति लीटर में सांद्रता, देखो यहाँ पे मोल प्रति लीटर में सांद्रता, या फिर आप मोल जितने भी 1 लीटर आयतन में पाए जाएंगे उनको मोलरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलरता। तो क्लियर हो गया। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर मोल निकालने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आयतन हमारे पास उसने दे दिया 450 ml, तो हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मोल के लिए हमारे पास मैंने अभी बताया आपको, अगर आपको मोल निकालना है किसी का भी तो हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा, विलय का द्रव्यमान, जितना भी उसका द्रव्यमान होगा। तो इसका उसने 5 ग्राम दे रखा है,
और नीचे नीचे हमें क्या रखना पड़ेगा, आणविक द्रव्यमान। तो पहले हम क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो मैं यहां पर लेकर चलता हूं आंसर में। पहले हम क्या करेंगे, NaOH का आणविक द्रव्यमान, क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान शॉर्ट में लिख देता हूं। Na का कितना होता है, 23 होता है, और O का हमारे पास कितना होता है, 16 होता है। H का मतलब हमारे पास कितना होता है, 1, तो टोटल हो गया हमारे पास 40। क्लियर, ये हमारे पास क्या हो गया, NaOH का द्रव्यमान निकल गया 40। तो अगर हम सब चीज ग्राम में ले रहे हैं तो हम यहाँ पे ग्राम ही ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद उसने बताया कि 5 ग्राम, कितना बोल रहा है वो, 5 ग्राम। तो मैं यहां पर लेकर के चलूंगा मोल, तो मैं क्या लिखूंगा, NaOH के मोल, ठीक है भाई। तो मोल कैसे निकाल रहे हैं, कितने ग्राम भाई, 5 ग्राम, और कितने में गोले हैं भाई, 40 में। तो हमारे पास मोल निकल करके आ जाएंगे 5 अट्ठे 40, तो 1/8 यानी कि 0.125, क्योंकि 125 गुणा 8 करते हैं तो 1000 आ जाता है। ये हमारे पास क्या आ गए, मोल आ गए। टोटल हमने क्या निकाल लिया, ये मोल निकाल लिया है। अभी तक मोल पता लग गया। अब हमारे पास क्या निकालना है, मोल आयतन किस चीज में होना चाहिए, लीटर में। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा मोलरता। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं मोलरता। देखो थोड़ा सा ये मिटा देते हैं इसको, थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूं, नीचे कर लेते हैं। तो अब हमारे पास हमें क्या निकालना है, मोलरता निकालना है। तो मोलरता यहां पर लिख लेते हैं। तो मोलरता हमारे पास क्या होगा, मोल आयतन किस चीज में, लीटर में। तो मोल हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ऊपर लिख लेंगे मोल, और नीचे मैं लिख लेता हूं आयतन किस चीज में, लीटर में। तो ऊपर हमारे पास मोल कितना है, 0.125, और आयतन किस चीज में करना है, लीटर में। तो आयतन हमारे पास कितना है, 450 ml। ml को हम लीटर में करेंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ जाएगा 1000 से, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 0.125, और नीचे हमारे पास आ गया 450, और ये ऊपर चला जाएगा 1000, ठीक है। तो 0 से तो 0 कट जाएगी ये, तो ऊपर जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 आ जाएगा, नीचे आपके आ गया 45। तो हम इसको काट सकते हैं, ये कट जाएगा ना, ये किससे कट जाएगा, इसको आप 5 2 7 काट, इसको आप 5 से ही काट लीजिए। 5 नम कितना हो गया आपका 45, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, और 5 ही कम 5 हो जाएगा, है ना। नहीं नहीं नहीं, 5 5 25 होगा, 25 5 125 होता है ना, ये 2 भी तो बच रहा है, ठीक है। ये आ गया आपका 2.5/9। तो इसको भी डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद, क्योंकि आपको आंसर तो पॉइंट में रखना है ना, तो 9 दूनी 18, 9 3 27। तो पहले तो हमारे पास 0 पॉइंट लग जाएगा, बन गया 25 आपका। 25 का जो आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 दूनी 18, तो आपका बच गया 7। 7 हो गया आपका 70। 70 को आप नम 77 नम 72, तो नम 67 2.7 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको और भी सोल्व कर सकते हो, तो आप 2 डिजिट तक रखेंगे तो भी आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया ना, ये कॉन्सेप्ट बैठ गया कि मोल निकालने हैं, फिर उसके बाद आयतन किस चीज में होना चाहिए, लीटर में, तो आपका मोलरता का क्वेश्चन रुकेगा नहीं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि मोलरता और मोलरता का क्वेश्चन हर साल पेपर में आता रहता है। तो क्लियर हो गया। और फिर मैं बताता हूं, ये आपको याद करना पड़ेगा, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, तो ये बहुत सारे आपके ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगला जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन देखो क्या है, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल कि 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, मोललता ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है, मोललता। अभी मैं फिर से बताता हूं आपको, मोलरता जो होता है वो बड़ा एम होता है, और मोलरता के लिए हम ऊपर क्या रखते हैं, मोल, नीचे हमारे पास क्या रखते हैं, आयतन, वो भी किस चीज में, लीटर में। अब मोललता आ गई। मोललता का मतलब होता है विलय के ग्राम किस में, विलय के द्रव्यमान में, विलायक के द्रव्यमान में। मतलब हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है किसमें, प्रति किलोग्राम विलायक, किसमें, विलायक के किलोग्राम में। ये मोल हम विलायक में निकालते हैं, ये हम किस में निकालते हैं, आयतन में। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपकी ध्यान रखना चाहिए, मैंने पहले बताया था आपको। मोलरता रह आ रहा है तो मतलब लीटर की बात चलेगी, अगर नहीं आ रहा है तो आप किलोग्राम में बात करेंगे। तो विलायक के देखना है, नीचे भी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में पहले में क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा, और फिर विलायक का द्रव्यमान किस में रखना पड़ेगा, किलोग्राम में। क्लियर। तो पहले तो मैं मोल ही निकालूंगा। तो मैं आंसर यहां पर लिख करके अपना काम शुरू करता हूं। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, क्या निकालना है मेरे पास, एथेनोइक अम्ल। तो जो हमारे पास एथेनोइक अम्ल होता है वो होता है हमारे पास CH3COOH। तो टोटल निकाल लेते हैं इसका। कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3 है तो 3 गुना 1 हो जाएगा। फिर कार्बन आ गया 12, ऑक्सीजन कितना आ गया 2, और फिर हाइड्रोजन हमारे पास कितना आ गया 1। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा देखो 12 3 15
15 और 12 कितना हो गया 27, 27 और 32, 27 और एक 28 कर लेते हैं, 28 और 32 आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। तो ये आपका 60 ग्राम आ गया, ठीक है। और ये 60 ग्राम हमारे पास है ना, मोलर द्रव्यमान निकाल रहे हैं, मोलर द्रव्यमान हमारे पास 60 ग्राम आ गया। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे मोलर द्रव्यमान 60 ग्राम प्रति मोल, मोलर में निकाल रहे हैं तो मोल प्रति मोल लिख देंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, तो इसका निकल लिया। आगे चलते हैं, हमारे पास 2.5 ग्राम ले रखा है और 75 ग्राम हमारे पास विलायक है, ठीक है, जिसमें हम घोल रहे हैं। तो अब हम निकालेंगे मोल। क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। भाई मोल कैसे निकलेगा? जो हमारे पास ऊपर विलय का द्रव्यमान, नीचे हमारे पास मोलर द्रव्यमान या फिर आणविक द्रव्यमान, तो हमारे पास दोनों सेम से ही रहता है। तो ये आ गया हमारे पास, देखो 2.5/60 को जब डिवाइड करेंगे, 5 से ही काट लेते हैं, तो 5 5 25 और 12 5 60। तो ये पॉइंट हटा करके हम अभी क्या कर लेते हैं, पॉइंट को इस साइड में ले लेते हैं और इस पॉइंट को हटा करके 0 बढ़ा लेंगे, तो 5 से काट लेंगे इसको, 36 पंजे सॉरी 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे, या फिर ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहीं पर लेते हैं, पॉइंट तो है ही हमारे पास, 12 से ही डिवाइड कर लेते हैं। तो पॉइंट हमारे पास ये रहा, 0 लग गई, तो हमारे पास कितना जाएगा 12 पॉइंट 12 12 36 12 4 48, 4 बार कट जाएगा। तो हम इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे हम 0 पॉइंट, देखो कितना बन रहा है, पहला तो हमारे पास यही बन गया जी, पॉइंट तो लगी गया, फिर 0 लग गई, 12 4 48 आ जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 फिर हमारे पास एक 0 लग जाएगी, तो 20 हो जाएगा, 12 ही कम 12 आ जाएगा। तो इतना बहुत है, बहुत है यार, 3 पॉइंट तक तो बहुत है। मोल निकल गया हमारे पास। किलोग्राम विलायक, किलोग्राम विलायक, विलायक हमारे पास कितना है भाई 75 ग्राम। तो हम इसको किस चीज में किस में चेंज कर लेंगे, किलोग्राम में। तो हम मोललता लिखेंगे, मोललता छोटा एम होता है। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा 0.041, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा विलायक, किस चीज में, किलोग्राम में। तो मैंने किलोग्राम में चेंज कर दिया। तो अब ये देखो 0.041 और नीचे हमारे पास 75 और मल्टीप्लाई ये ऊपर जाकर के 1000 की हो जाएगी। तो जब 1000 की मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 41 और बट्टे आपका आ जाएगा 75। इसको आप डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड इसको आप कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सोच लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं, इसको 8 के आसपास ले लेते हैं। तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, तो 0 पॉइंट आपका 5 आ जाएगा। और फिर हमारे पास यहाँ पे एक और बच रहा है, देखो 8, इसको भी हम इतना भी रख सकते हैं, ये भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन जो सही कैलकुलेट करोगे तो आप भाग दे करके 0.556 आ जाएगा। इतना कौन कैलकुलेट करेगा, बस आप इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। टाइम देखेंगे, अगर आपके पास पेपर में टाइम बचता है तो आप इसको एक्यूरेट कैलकुलेट करने की कोशिश करें। कितने अंकों तक, 3 अंकों तक, बाकी आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। मेन चीज जो है वो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मोलरता और मोललता का। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो समझो आपका काम क्लियर हो गया है। थोड़ा आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये छोटा सा क्वेश्चन है, और लेकिन देखने में आपको बहुत लेंथी लग रहा होगा। देखो मैं आपको इसको भी करवाता हूं। इसने बताया यदि 22 ग्राम, ये आपका बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। इसने बताया यदि 22 ग्राम बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला पता है कि नहीं, बेंजीन का फॉर्मूला ऐसा होता है C6H6। पढ़ेंगे जब कार्बनिक पढ़ेंगे, जो हमारे पास ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, तो कार्बन के बहुत सारे चैप्टर आएंगे, उसमें इसमें बहुत बार रिपीट होगा, ठीक है। बेंजीन की बात कर रहे हैं, 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का अच्छी बात है, इसने फॉर्मूला दे दिया, बहुत बार फॉर्मूला देते ही नहीं, CCl4, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि घुली हुई तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। गजब, छोटा सा क्वेश्चन है, इतना लैंप, मैं सोच रहा बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं भाई, जिसका भी हम परसेंटेज निकालते हैं, आपको मालूम है कि जितना आपको प्राप्त हुआ है वो ऊपर, यहां पर हम जितना प्राप्त होता है ऊपर, और नीचे हम क्या रखते हैं, कुल रखते हैं, और मल्टीप्लाई बाई किससे कर देते हैं, 100 से। नीचे हमारे पास कुल, ऊपर हमारे पास जितना प्राप्त होता है वो हमारे पास निकल जाती है परसेंटेज। तो मैं दोनों की परसेंटेज यहां पर निकालूंगा। तो दोनों की परसेंटेज निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है। अभी मैं पहले क्या कर लेता हूं, यहां पर निकाल लेता हूं बेंजीन की। इसने कहा कि इसमें बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो बेंजीन का फॉर्मूला हमारे पास C6H6, या फिर ऐसे लिख लेंगे। तो इसमें हमारे पास कितने ग्राम है, 22 ग्राम। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 22 ग्राम एक का है, 22 ग्राम फिर दूसरे का है, और फिर मल्टीप्लाई आपको कितना करना है, 100। ये आपका किसका आ जाएगा, बेंजीन का आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन में मैं आप लोगों को ये यहीं पर बताता हूं कि एक जगह 22 ग्राम है तो एक जगह 122 है। आपको घबराना नहीं, आपको तो खाली दोनों ऐड करने हैं। आपको क्या करना है, खाली दोनों ऐड करने हैं, ठीक है। कुछ में यहां पर 112 भी है, 112, ठीक है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, ऊपर तो जितना आपका है, नीचे आपको कुल रखना है, और मल्टीप्लाई आप किससे करनी है, 100 से।
तो आप ऐसा करेंगे, देखो यहाँ पर आपका कितना बन जाएगा 22 और नीचे आपका 44 और मल्टीप्लाई जब आप 100 से करेंगे तो 22 गुना 2 ये आपका कितना हो गया 50%। कितना हो गया 50%। इसी तरह आप CCl4 का आप निकालोगे तो CCl4 का भी कितना आएगा 22 ऊपर, नीचे आपका 22 + 22, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसका भी आपका कितना जाएगा 22/44 और मल्टीप्लाई आप किससे कर रहे हैं 100 से कर रहे हैं, तो निकाल करके 22 दूनी 44 2 से काट देंगे तो 50% आपका इसका आ जाएगा। वैसे भी आप यहां पर देख सकते हैं भाई टोटल आपका कितना द्रव्यमान आ रहा है 44%, मतलब 44 आ रहा है और 50-50 है दोनों, तो इसका मतलब दोनों का 50-50% इसमें यूज हो रहा है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता निकल गई। आपको फॉर्मेट पे जाना है, मेन चीज आपका है भाई, अगर आप फॉर्मेट समझ गए तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजी बन जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों का KH आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए भाई KH किस चीज में आता है। ये आता है आपका हेनरी नियतांक में, हेनरी नियतांक। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में हेनरी का नियम लग रहा होगा। हेनरी का नियम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। हेनरी के नियम से क्या बताया है कि जितना भी उसका वाष्प दाब यानी प्रेशर होगा वो उसके हेनरी के नियम के अनुसार उसके मोल प्रभाज और KH यानी किसके KH मतलब हेनरी नियतांक के गुणांक के बराबर होता है। या फिर आप सिंपल राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम दोनों एक साथ में याद कर सकते हो कि P अनुक्रमानुपाती X यानी जो उसका आंशिक दाब होगा वो उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होगा। ये तो हमारे याद होना चाहिए, मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया। क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखो क्वेश्चन आपका किस चीज की ओर जा रहा है, क्वेश्चन अच्छा है। यदि N2 यानी नाइट्रोजन गैस को 293 K पर जल में से प्रवाहित किया जाता है, मतलब वो ऐसा कर रहा है कि कोई आपकी एक ट्यूब है, ठीक है, और इसके अंदर आपका जल चल रहा है। क्या चल रहा है जल। इससे क्या कर रहा है वो नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित कर रहा है। इसके अंदर आपका पहले से ही जल है, ठीक है, और कितना टेम्परेचर दिया उसने, टेम्परेचर दिया 293, ठीक है। टेम्परेचर की ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहेगी क्योंकि अगर दोनों टेम्परेचर आपके इक्वल हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल में तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल, मतलब मिलीमोल कितने मोल्स उसके है ना, मोल्स निकाल लो आपको बस। यहाँ पर अगर आपका मोल निकल जाएगा तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, क्योंकि एक मोल में 1000 मिलीमोल्स होते हैं, ठीक है। गैस विलय होगी। N2 का आंशिक दाब, देखो इसने प्रेशर दे दिया आपका, प्रेशर मतलब P मतलब उसने दे दिया है, तो पहले यहां पर हमारे पास देखो लिख लेते हैं। P आपका कितना आ गया 0.987 और बार इसका प्रेशर का मात्रक होता है। और फिर ना N2 के हमारे पास N2 मतलब नाइट्रोजन की बात चल रही है तो N2 भी ले लेंगे। KH का मान भी दे दिया उसने, KH हम यहां पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा हमारे दिमाग में सेटल आ जाएगा। KH हमारे पास कितना है 76.48 K बार, ठीक है। तो क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, हमें उसने निकालना है कि कितने मिलीमोल, आपको मोल निकालने हैं। क्या निकालने हैं मोल। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा बन गया है। आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, मैं थोड़ा सा इधर लेकर के चलता हूं। आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो प्रेशर है वो आपका KH और यहां पर X मतलब मोल प्रभाज। अगर मैं थोड़ा सा और इसको डिफरेंशिएट करूं, मतलब थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं, तो KH हमारे पास ये आ गया, X हमारे पास क्या होता है नाइट्रोजन के मोल, ठीक है। नीचे हमारे पास नाइट्रोजन के प्लस जो जल होगा, जो दूसरा पार्ट होगा वो क्या होगा आपका जल के मोल, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया किसका मोल प्रभाज, ये फॉर्मूला बन गया। थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। हमारे पास KH जो X का मान था, देखो यहां पर KH तो हमारे पास कांस्टेंट है। अगर हमारे पास किसी एक चीज के मोल बहुत ज्यादा हो और दूसरी चीज के बहुत क्या हो कम हो, जल के मोल हमेशा क्या होंगे ज्यादा होंगे, तो नाइट्रोजन के कम है तो इसको हम कम को छोड़ देंगे, यहां पर नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो N बट्टे हमारे पास किसके जल के मोल H2O के मोल, तो ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया। हमें क्या निकालना है इस मोल का मान निकालना है, किसका इस मोल का मान निकालना है। तो हमारे पास क्या होता है, मैं यहीं पर लिख देता हूं फॉर्मूला, जब एक भाग के मोल बहुत कम हो, मोल बहुत कम हो, थोड़ा सा आप लोग दिमाग दे मतलब समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। तो जब आप मोल कम लेकर के चलेंगे तो जो आपका प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा KH के बराबर होगा, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे नाइट्रोजन के मोल N, और नीचे हमारे पास कितना होगा जल के मोल यानी H2O के मोल, ठीक है। या फिर आप लोग देखो जल मिलाया ना तो H2O के मोल, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब हमारे पास N का मान निकालना है। देखो N का मान कैसे निकालोगे, देखो प्रेशर में मल्टीप्लाई होगी किसकी H2O के मोल की, H2O के मोल की, ठीक है, और डिवाइड आपका किससे हो जाएगा KH से, और ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो अब मैं निकालता हूँ भाई किसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है निकालना है। देखो
एन तो निकालना है, के एच का मान देखो, पहले प्रेशर दिया है, प्रेशर में यहां से लिख लेता हूं, प्रेशर कितना होता है 0.987, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करें, H2O के मोल से। H2O का मोल आप कैसे निकालेंगे, H2O का मोल 1000 में निकालना पड़ेगा आपको, 1000, क्योंकि बात चल रही है ना ग्राम में, हमेशा 1000 में निकालेंगे। 1000 ग्राम में 18 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके मोल हो जाएंगे 55.5। याद रखना, अगर कहीं मोल नहीं दिए गए हैं तो आप 1000 पे निकाल सकते हैं। 1000 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55.5 आ जाएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 55.5, ठीक है। और के एच का मान उसने कितना दिया है, 76.48। अब आपको ये कैलकुलेट करना है। देखो कैलकुलेट करने के लिए मैं थोड़ा सा राउंड ऑफ लेकर के चलता हूं, बाकी आप इसको सही से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इसको हम 0.98 है ना, तो इसको मतलब आप इसको 1 मान सकते हैं, 1, और ये हमारे पास आ गया 55.5, तो हमारे पास इसको 56 मान लो, और ये हमारे पास कितना है 76, तो 76 को मैं थोड़ी देर के लिए इसको 80 मान लेता हूँ, थोड़ा राउंड ऑफ मार रहा हूँ ना, तो 80 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, देखो 80 से जब इसको 0 पॉइंट तो लग ही जाएगा, तो हमारे पास 8 कितना होता है आपका 56 होता है, तो 0.7 के आसपास आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.7, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ रहा है, मिलीमोल, कितना आ रहा है मिलीमोल, क्या आ रहा है हमारे पास मिलीमोल। अब आप बोलोगे कि आपने तो 1000 से मल्टीप्लाई की ही नहीं है, मैंने यहाँ पे 1000 ml से निकाला है, और जब 1000 से निकाला है तो उसका मतलब आपका पहले ही ये मिलीमोल में आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसके मोल 1000 में लिए हैं, ठीक है, 1000 में 55.55 लिया है ना, तभी तो इसके मिलीमोल में आंसर है, तो 0.7 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर फिर भी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आया है तो आप लोग हेनरी के नियम में जाएं और इस फॉर्मेट को एक बार ध्यान से देखें। और एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी दो पदार्थ आपके घुले हों, जैसे कि नाइट्रोजन है और दूसरा आपका क्या है, जल है, और अगर इसके मोल आपके कम है, बहुत कम मोल है, ठीक है, और इसके बहुत ज़्यादा है, देखो उसे कितने हैं 55.5, इसके मोल आपके कितने हैं 0.7, तो ये तो इसके सापेक्ष में कम है ना, इसको तो हम छोड़ भी सकते हैं ना, तो इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में क्या करेंगे, पी जो प्रेशर होगा यहाँ पे कैच होगा, तो इसका ऊपर मोल इसके और नीचे हमारे पास किसके मोल, जल के, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है या आपका कोई क्वेश्चन आपका दिमाग में नहीं सेटल होता है तो आप हमें कमेंट्स में या फिर वीडियो के एंड में जाकर के कमेंट्स कर सकते हो, या फिर वेबसाइट में जाकर के हमें आप आस्क क्वेश्चन में जाकर के पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो हम आपका सोल्व करके देंगे, क्वेश्चन को आपको सोल्व करके वीडियो में बताएंगे। आपकी हेल्प के लिए 24/7 हम अवेलेबल है, ठीक है, हमारी टीम अवेलेबल है। साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा चैनल है, अभी बहुत कम फॉलोवर हैं, अभी 11 ही हुए हैं, जितने आपके रिलेटिव बच्चे हैं या फिर आपका जो फ्रेंड्स दोस्त, सबको आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी व्यू ज़्यादा आ रहे हैं और क्या नाम इसका सब्सक्राइब बहुत कम है। आप लोग देख रहे हो वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।